करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। यदि हम कंडक्टर को, है ना, बाहरी एक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम सेल मान सकते हैं, सेल के साथ कनेक्ट कर रखे हुए हैं, तो यहाँ पे कंडक्टर में क्या स्पेशल बिहेवियर देखने को मिलेंगे। क्या इस वाले केस में करंट बनेगा? क्या डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन को या चार्ज पार्टिकल को फ्लो करने के लिए डेफिनेटली क्या होना चाहिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए कंडक्टर का दोनों एंड में। यदि पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो करंट को डेफिनेटली चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, उससे करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन कैसे, इसको समझने के लिए हमको एक दो पॉइंट हमको दिमाग में रखने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो E इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि मान लो एक जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज को रखा जाए तो चार्ज के ऊपर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करने वाला है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना होता है, तो F इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इक्वल टू होता है F इक्वल टू Q इंटू E। Q का मतलब हो गया, Q का मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड, और E जो हो गया वो स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा, यदि चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे उसी डायरेक्शन में फोर्स रहा होगा। यदि चार्ज का वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा, देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेफिनेटली इस तरफ काम कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज होने से क्या होगा, उसका उल्टा डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रॉन को। मतलब यदि पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो अराउंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स काम करेगा, और यदि मान लो नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर काम करेगा उसका उल्टा डायरेक्शन में फोर्स काम करने वाला है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है तो डेफिनेटली उसके में भी फोर्स जो काम करने वाला है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम करने वाला है, उल्टा डायरेक्शन में। चलो ठीक है, ये एक पॉइंट को हमको दिमाग में फिलहाल रखना है। ओके, अब एक काम करते हैं, चलो ये टॉपिक को कवर करते हैं, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। हमने क्या किया, एक कंडक्टर बना लिया, ठीक है, और मैंने इसके बारे में पूरा मैंने डिटेल बताया था पिछले वाले वीडियोस में। अभी तक हम बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस हमने समझ चुका है। तो अभी खाली प्रेजेंस देखते हैं। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनल रीजन में या बल्क वाला रीजन में जो जो एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुके हैं वो अपने पास में कुछ पॉजिटिव चार्ज रखे होंगे, और आसपास में और भी एटम्स है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं किया है, बट उसका एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर इलेक्ट्रॉन, वो बहुत लूजली बॉन्डेड है। इसको जरा ध्यान देना, मैं ऐसे कुछ बना दिया हूँ बल्क वाला एटम में, और इन लोग का इलेक्ट्रॉन आगे सरफेस में आ चुका है। ये जरा अंदर का है, जरा समझने की कोशिश करना है। अंदर का 3D इमेजिनेशन करो, जो मेटल का हमने जो वायर यूज किया हुआ है उसका अंदरूनी रीजन में जो एटम्स जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है उनका पॉजिटिव चार्ज, ये सबको दिखाया गया ऐसा करके। जैसा हम इसको क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब या एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं आगे से बोल के रख रहा हूं, हम लोग इस चैप्टर में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग जो भी करंट डिस्कशन करने वाले हैं वो स्टेडी करंट के बारे में, मतलब सेल से रिलेटेड करंट रहेगा। तो ये सेल क्या करेगा, क्योंकि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल, डेफिनेटली ये इस वायर का जो एंड के साथ कनेक्ट होगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल का जितना पोटेंशियल होगा इस एंड का पोटेंशियल उतना रहेगा, ये पॉजिटिव रीजन बन जाएगा। सिमिलरली इस एंड को, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है तो इस एंड को नेगेटिव रीजन बना देगा। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये पॉजिटिव से नेगेटिव के सेल के बीच में है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर का इस एंड से इस एंड के बीच में रहेगा। क्योंकि देखो, ये कंडक्टर को पहले ये वायर से यदि हमने कंडक्टर का इस एंड को सेल का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर रखा हुआ है, सिमिलरली कंडक्टिंग वायर का इस एंड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, मतलब इस एंड का पोटेंशियल ये पॉजिटिव के साथ सेम हो जा रहेगा और इस एंड का पोटेंशियल ये नेगेटिव के साथ सेम हो जा रहेगा। तो ये दोनों के बीच में जितना डिफरेंस रहा होगा इस एंड से इस एंड के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस वही रहा होगा। यदि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो है V, तो डेफिनेटली इस एंड से इस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। यदि इसका लेंथ L है, जो कंडक्टर हमने लिए रखा है L है, तो हमारा यहां से यहां जाते जाते क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि यहाँ का तो पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहाँ आते आते पोटेंशियल कम होते जा रहा है। तो यहां से यहां आते आते पोटेंशियल कितना घटेगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ को हम क्या बोलते हैं, ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसको हम ई से शो करते हैं, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो यहाँ पे अंदर में कितना अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ, कितना दूरी तक हम जा रहे हैं। ठीक है,
तो ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसके अंदर में डेवलप्ड होगा। अब यहाँ पे एक सवाल है, बहुत जन का मन में डाउट रहता है कि क्या कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि खाली कंडक्टर का सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। याद रखना, हम पहले पिछले जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक चीज सीखा था कि नहीं, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। बट एक चीज को दिमाग में रखो, उस समय कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा था, चार्ज अपना अपना जगह में रेस्ट हुआ करता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो उस समय का प्रॉपर्टी अलग कुछ हुआ करता था। चार्ज जब हो गया ऑलरेडी, जो कंडक्टर को चार्ज मिल गया, सब चार्ज लोग रेस्ट पड़ा हुआ है, तो उस समय में उसका जो बिहेवियर दिख रहा होगा, है ना, फ्लोइंग के समय या इलेक्ट्रॉन फ्लो के समय अलग रहता है। तो हम ऐसा ही मान के चलेंगे कि जब मान के चलेंगे एक्चुअल में ऐसा होता है कि कंडक्टर का अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जब हम क्या करते हैं, करंट डायनामिक्स या सिंपली में करंट, जब चार्ज का फ्लो रहेगा उस समय तुम्हारा कंडक्टर के अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ रहेंगे, वो हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द कंडक्टर, जो कि सेम होता है तुम्हारा जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। और फाइनली क्या होगा, जितना लेंथ है, मतलब यहां से यहां आते आते इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा सरफेस से लेकर के पूरा अंदरूनी रीजन तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा सब जगह, पूरा अंदर में भी और बाहर में भी, सरफेस में सब जगह भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ बनने वाला है, और कंडक्टर का अंदर भी बनेगा और कंडक्टर का सरफेस में बनेगा। ठीक है, अभी से याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उस समय कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो लिया जाता है, लेकिन जब अभी करंट फ्लो दिखा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को मोशन में दिखा रहे हैं, तो उस समय याद रखे रहो कंडक्टर के अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो चार्ज का फ्लो नहीं होता। मैं अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन ये हो गया कि अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। एक पॉइंट तुम याद रख सकते हो, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम का चीज है, कि डीसी करंट या डीसी डायरेक्ट करंट जो होता है वो मटेरियल के अंदर की तरफ ज्यादा फ्लो करने की कोशिश करता है। मतलब मैं समझ सकता हूं, मेटल के हम लोग अभी पढ़ेंगे नहीं, कंडक्टर का सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक बात है, लेकिन क्या अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं क्या? अंदर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जो कि एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक बात है, लेकिन वो न्यूक्लियस उतना स्ट्रांगली खींच के नहीं रखा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। मतलब मैं ऐसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे साइड पे बना दे रहा हूँ। ये हो गया न्यूक्लियस, इसका हो गया इस तरह से। मान लो किसी मेटल एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डेफिनेटली 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, जितना भी मेटल एटम देखोगे। ठीक है, मान लो उसका नजदीक वाला जो एटम है वो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर दिया था, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया था, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज हो गया रहेगा। उसका नजदीक वाला जो एटम रहा होगा उसने मान लो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि कुछ एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रखा हुआ है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज हो जा रहेंगे। कुछ एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन को रिटर्न रखा हुआ है। मतलब अब होगा ये, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा अंदर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव से होने ये वाला है कि जो एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन सरफेस में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ओके चलेगा, लेकिन इसके अलावा भी क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो जिसका मेजोरिटी ऑफ एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं किया है, कुछ एटम का इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ था वो सरफेस में आ गया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी इनके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है और करीबन फ्री रहता है। मतलब ये इसका प्रभाव में ऐसा लग रहा है, ठीक बात है, लेकिन इतना भी ज्यादा मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं होता है, वो करीबन फ्री होता है, लेकिन बल्क में रहता है वो। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा इसके अंदर में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव से ये क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रॉनों के ऊपर में। वो ऐसे भी ऑलरेडी करीबन फ्री हुआ करता था, ये इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट घूम ले रहा है, कभी इसके अबाउट घूम ले रहा है। याद रखना मैं क्या बताना चाहता हूँ, बल्क के अंदर में मतलब इनसाइड द मटेरियल जो एटम लोग होते हैं, कुछ एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया था, उसी के लिए इलेक्ट्रॉन सरफेस में चले गया था और वो पॉजिटिव चार्ज हो गया था। लेकिन मेजोरिटी ऑफ एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया है, लेकिन ये है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है वो उतना टाइटली बॉन्डेड नहीं है अपना मतलब न्यूक्लियस के साथ में। तो ये इलेक्ट्रॉन यदि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी है, मान के चलो, मान लो फिलहाल कुछ समय के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, वहां कोई सोर्स कनेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन जो है कभी इसके चक्कर मार रहा है, कभी नजदीक में जो पॉजिटिव आयन रहेगा उसके चक्कर मार, क्योंकि पॉजिटिव आयन तो अट्रैक्ट कर ही रहा होगा इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन इसका भी घूम रहा होगा, कभी कभी इसके चारों तरफ घूम रहा होगा। आसपास में कोई ठिकाना नहीं है, मतलब आसपास में जहां जहां पॉजिटिव आयन रहे होंगे उसके आसपास में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन सभी का हो रहा है।
मतलब ये इलेक्ट्रॉन हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इसी एटम का ही है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, आसपास का सभी एटम जो पॉजिटिव आयन रहे होंगे उसके आसपास भी घूम रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का इलेक्ट्रॉन जा चुका है सरफेस में। इन लोग इलेक्ट्रॉन का अभी भी उनको इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन गए हैं, तो आसपास में जो एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किए होते हैं अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली क्या होगा, उस एटम के साथ घूमते घूमते आसपास का जो पॉजिटिव आयन रहते हैं उसके चारों तरफ भी वो घूमते रहता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन करीबन फ्री रहता है। तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें भी, उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लोग के ऊपर सरफेस में तो जो इलेक्ट्रॉन है वो है, ठीक बात है, लेकिन इसके अलावे भी अंदर में जो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नंबर में अंदर में इलेक्ट्रॉन रहता है, सरफेस में इलेक्ट्रॉन है, ठीक बात है मेटल का, लेकिन इसके अलावे बल्क में भी बहुत सारे इस तरह का एटम मतलब एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया, बट वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से ज्यादा आसपास का पॉजिटिव आयन के आसपास चक्कर मारते रहता है, इसके भी चक्कर मार रहा है प्लस आसपास के, क्योंकि यदि मान लो इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया नजदीक वाला में चलेगा तो ये पॉजिटिव हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब इसका मान लो यहाँ पे जाने के बाद इसने इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन मान लो इधर चलेगा तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इधर भी चक्कर मार रहा है रैंडमली। ओके समझ में आया, मतलब ऐसा नहीं समझ लेना कि सरफेस में ही इलेक्ट्रॉन होता है, बल्क में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फ्री होते हैं, अंदर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, और उनका मूवमेंट वो पॉजिटिव, एक एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन वहां रिलीज करेगा, दूसरा एटम जो कि पॉजिटिव आयन हो चुका है वो ले लेगा, खींच लेगा, फिर वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, ड्यू टू द थर्मल वेलोसिटी वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है, काफी स्पीड होता है ना थर्मल वेलोसिटी, 10⁴ मीटर पर सेकंड का स्पीड कम नहीं होता है, तो इसके कारण वो अंदर में ही अपने ही इधर उधर मूव कर, एक आयन से निकल के दूसरे में, दूसरे से निकल के एटम, मतलब इस तरह से मूव करता रहेगा अंदर में, समझ में आया। और हाइपोथेटिक मोशन, सरफेस में भी मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और अंदर में भी बल्क में भी तुम्हारा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री है, मूव करने लायक हैं। अब मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो कि कॉम्पिटिशन पॉइंट में काम का चीज है, याद रखना। डीसी जो डायरेक्ट करंट होता है, वो डायरेक्ट करंट तुम्हारा बल्क में ज्यादा फ्लो करता है, बल्क मतलब मटेरियल के अंदरूनी हिस्से में जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तब हमारा डीसी करंट प्रोड्यूस होता है, डायरेक्ट डीसी करंट बोलना ठीक नहीं है, डीसी प्रोड्यूस होता है, मतलब डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है। याद रखना डायरेक्ट करंट में कंट्रीब्यूशन होता है इंटरनल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब या जो हमारा मतलब जो बल्क में जो इलेक्ट्रॉन जो है फ्री है वो हमारा पार्टिसिपेट करते हैं डीसी के लिए, मतलब मैं डायरेक्ट करंट बोल सकता हूं अंदर वाला रीजन में कंडक्टर का फ्लो होता है, जबकि जब अल्टरनेटिंग करंट का बात होता है, एसी का बात होता है, तो याद रखना ये करंट हमारा उसका सरफेस से फ्लो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। याद रखना यदि मैं डीसी बोलूं मतलब डायरेक्ट करंट का बात करते हैं, तो सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्का मुल्का कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक बात है, लेकिन अंदर में बल्क में जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो से हमारा डीसी जनरेट होता है, डीसी सोर्स वो इलेक्ट्रॉन को यूज करता है, जबकि अल्टरनेटिंग सोर्स जो होता है वो क्या होता है, सरफेस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन को यूज करता है, और इस इफेक्ट को बोलते हैं स्किन इफेक्ट, स्किन चमड़ा, ठीक है, सरफेस का इफेक्ट। तो एसी करंट सभी टाइम जितना ज्यादा अल्टरनेटिंग करंट यूज मतलब जितना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट रहा होगा उतना ज्यादा वो सरफेस को यूज करने का कोशिश करेगा। तो पॉइंट को याद रखने का चीज है कि डीसी जो है वो इंटर्न जो अंदर में मटेरियल का अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ज्यादा यूज करता है, मतलब मैं बोल सकता हूं इस मूवमेंट मतलब अंदर में रहने वाला इलेक्ट्रॉन बल्क में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से डीसी जनरेट होता है ज्यादातर, और एसी सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन को यूज करता है। ठीक है, ये पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको यूज करना, कहीं बुक में जल्दी लिखेगा नहीं तो तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको यहां से स्टार्ट कराते हैं एक एक चीज। तो हमारा टॉपिक क्या था कि हमारा टॉपिक ये है कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने अभी बताया कि नहीं पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा कनेक्ट करोगे, कंडक्टर का ये एंड पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, और इसका पोटेंशियल ये पॉजिटिव के बराबर हो जाएगा, और ये नेगेटिव इस टर्मिनल का पोटेंशियल नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। मतलब ये सेल का दोनों पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल जितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा इस एंड से इस एंड के बीच में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। मतलब सेल का पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द कंडक्टर, जिसको हम भी लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर कर देंगे, तो इसके अंदर में बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं जब हम यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तो ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, अब मैं बताया था इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अंदर में भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, सरफेस में तो रहते हैं, लेकिन डीसी ऑलवेज यूज इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स।
तो अब सिचुएशन हो गया, अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन देखो आसपास में, मैं अभी इसका मूवमेंट बताया था, ये एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके सरफेस भेज दूंगा, ये एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके सरफेस भेज दूंगा, जो पॉजिटिव आयन बन गए। लेकिन आसपास में जो एटम है उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कभी इसके चक्कर में आता रहा, कभी इसके चक्कर में आता रहा, ये आराम से, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव मूवमेंट करता रहा था, पॉजिटिव मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन गया इस तरफ, अभी मैं कनेक्शन नहीं दिया फिलहाल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव द्वारा खींचा गया, तो ये पॉजिटिव ने इसको खींचा, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करे जा रहा है, तो कभी इसका प्रभाव में आ रहा है, कभी इसका प्रभाव में, कभी इसका चक्कर मार रहा है। तो इस तरह देखा जाए तो अंदर में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रैंडमली मोशन कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं अंदर में भी। मैं एक ही पॉइंट को जस्टिफाई करना चाहता हूं, जरा समझने की कोशिश करो। अब हो गया कि ये जब हमने सेल कनेक्ट किया तो अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने वाला है, जो अंदर में रहने वाला इलेक्ट्रॉनों के ऊपर में फोर्स अप्लाई करने वाला, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनते साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। तो बताओ यहाँ पे फ्री चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन है, उसको फोर्स अप्लाई करेगा तो उसका मोशन प्रभावित होने वाला है। हालांकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी है, लेकिन उन लोगों का तो मोशन पॉसिबल ही नहीं है, मूव ही नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकता है, मूव कर रहा है ऑलरेडी, वो रैंडमली अपने आप उधर ही जगह में इधर उधर वाइब्रेट कर रहा है, मोशन कर रहा है ना। लेकिन वो मोशन से कोई करंट बन नहीं रहे थे। लेकिन जैसा मैं सेल कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बन गई एंड, और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड बना। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इसे शो कर रहा हूं, यही इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब देखो, अब जब फोर्स अप्लाई करता है, मान लो इलेक्ट्रॉन का मास को मैंने ले लिया m, हर इलेक्ट्रॉन का, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का मास को मैंने m ले लिया है, और उसमें है ना, उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कैसा होता है, तो फील्ड फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन इज F इक्वल टू कितना हो जाने वाला है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम स्मॉल e लेते हैं इंटू F, वेक्टर फॉर्मेट में लिखा हूं। अच्छा, मेरा सवाल है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन को चेक करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन फोर्स तो इधर काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को तो इधर खिंचाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लोग रहे होंगे है ना, वो इधर आने की कोशिश की, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, समझने की कोशिश करो, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, और फोर्स का डायरेक्शन देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, दैट्स वाई फोर्स इधर काम करेगा, दैट्स वाई दोनों को, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन काम करे, उसलिए नेगेटिव लगाया। नेगेटिव इज फॉर डायरेक्शन ओनली, तुम ऐसा मत समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है उसलिए पुट किया गया। डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो और फोर्स का डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे का उल्टा चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर, जबकि इलेक्ट्रॉन का फोर्स इस तरफ काम कर रहा है। और वो फोर्स का वैल्यू होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया ना। तुम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह में तुम V/L भी पुट कर सकते हो, यदि तुमको चाहिए तो तुम V/L भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, यदि मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को तो V इक्वल टू F इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ E इंटू इसके जगह में V/L, मतलब EV/L, ये फोर्स का वैल्यू हो गया। तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, क्योंकि सेमी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बन रहे हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर में सेम अमाउंट का फोर्स काम करने वाला है। लेकिन जरा समझो वो फोर्स का वैल्यू कितना होता है, किसी भी बॉडी में रहने वाला फोर्स का वैल्यू होता है दैट इज मास ऑफ द बॉडी इंटू उसमें प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का तो मास सभी का फिक्स्ड है, सेम ही होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सबका बराबर है, तो एक्सेलरेशन भी करीबन करीबन सबका सेम ही बनने वाला है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सेम फोर्स अप्लाई करने वाला है, तो F इक्वल टू M इंटू ए हम ये यूज कर सकते हैं। तो सेम इलेक्ट्रॉन के ऊपर में मैंने फोर्स निकाला हुआ है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। सेम इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स हम लिख सकते हैं F इक्वल टू M इंटू ए। तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो M इंटू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, M इंटू ए इक्वल टू माइनस ऑफ E इंटू कैपिटल E। तो A निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ E इंटू कैपिटल E वेक्टर बाय ए वेक्टर, या सॉरी M, ठीक है। तो माइनस ऑफ E बाई M, जो कि एक्सेलरेशन हो गया। मतलब मैं बोल सकता हूं कि हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर में इतना अमाउंट का एक्सेलरेशन रहा होगा। देखो सही, ये इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन का वैल्यू फिक्स नहीं है क्या। E क्या होता है, स्मॉल ई इज द मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि फिक्स्ड होता है। कैपिटल E, ये कैपिटल E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी फिक्स्ड होगा, क्योंकि V/L होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस, L लेंथ फिक्स्ड है, डेफिनेटली E भी फिक्स्ड हो गया, और M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी फिक्स्ड है। दैट मीन्स सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर में यहाँ पे सेम अमाउंट का क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन जनरेट होने वाला है। और यही एक्सेलरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अब नया मोशन स्टार्ट करेंगे। पहले होता ये था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखे थे, सोर्स कनेक्ट नहीं करे थे, तो इलेक्ट्रॉन हैपाजेटली इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर, मतलब कोई मोशन का ठिकाना नहीं था।
लेकिन जैसा तुम कनेक्ट करोगे, मान लो यहाँ पे मैं एक की कनेक्ट करके रहा हूँ, स्विच कनेक्ट, जैसा स्विच ऑन किया, अब इलेक्ट्रॉन मान लो जो ऐसा जा रहा था, मान लो इलेक्ट्रॉन बेचारा इस तरह से मूव कर रहा था, अब हुआ कि प्रभावित ऐसा हुआ कि ये टर्निंग मार के इधर आना शुरू हो जाएगा। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव की तरफ खिंचाएगा, एक्चुअल में उसका थर्मल मोशन इस तरफ हो रहा था, लेकिन फट से मूव करके इस तरफ आएगा। सिमिलरली मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर स्कैटर्ड हो रहे थे वो सब क्या होंगे, इस तरफ मुड़ना शुरू कर जाएंगे। जो इधर आ रहा था और अच्छा बढ़िया होता है, और जो इधर उधर मूव कर रहा था सब फाइनली इस तरफ टर्निंग लेकर के मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। मतलब एक न्यू वेलोसिटी ये गेन कर रहा है, नया टाइप का वेलोसिटी इसने गेन किया। समझ में आया? तो अब नया प्रकार का मोशन होगा तो 100 में से 100 मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन है, उसमें से पहले 50 इधर 50 इधर ऐसा जा रहे थे, नेट चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन अभी होगा 100 में से 7 इधर जा रहा है तो 40 इधर जा रहा है, मतलब नेट एक साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहे हैं, एक साइड में इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहे हैं, मतलब नेट चार्ज का फ्लो चल रहा है। सेल का पावर तुम बढ़ाओगे, सेल यदि ज्यादा वोल्टेज वाला लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा मतलब डेफिनेटली और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर खिंचाना शुरू करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे मतलब और ज्यादा चार्ज का ट्रांसफर होगा, और ज्यादा चार्ज का ट्रांसफर होगा मतलब ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो करंट होगा या इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा इस तरफ आएगा, डेट विल डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो किसके प्रभाव से बन रहा है? पोटेंशियल के प्रभाव से। ये जितना पावरफुल वोल्ट है, मैं 10 वोल्ट के बदले 20 वोल्ट लगाऊंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर खिंचाएंगे। क्यों ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर खिंचाएंगे? इसलिए कि ज्यादा अमाउंट का फोर्स मतलब काम करेगा हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, और जो उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी इधर खींचना शुरू करेंगे। तो जैसा जैसा तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसा वैसा इलेक्ट्रॉन लोग इस तरफ ज्यादा से ज्यादा खिंचाना शुरू करेंगे, और फाइनली ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो चार्ज मूवमेंट स्टार्ट होगा और फाइनली करंट बनेगा। उसी लिए देखना जितना ज्यादा वोल्टेज हम कनेक्ट करते हैं उतना ज्यादा हमारा सर्किट में करंट दिखता है। बिकॉज कम वोल्टेज कनेक्ट करोगे तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे। जैसा 100 इलेक्ट्रॉन है मान के चलो, 100 में से 50 इधर 50 इधर, नॉर्मल कंडीशन में नेट कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा था। जैसा सेल कनेक्ट किया, मान लो 1 वोल्ट का कनेक्ट किया हूं तो 100 में से 51 इधर 49 उधर, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है लग रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इधर आया डिवाइडेड बाय टाइम। यदि मैं 2 वोल्ट लगाऊं तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, 3 वोल्ट लगाऊं ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साइड में ज्यादा होंगे एक साइड में कम होंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमको ऐसा लगना शुरू होगा कि चार्ज का फ्लो हो रहा है। और जितना ज्यादा वोल्टेज कनेक्ट करोगे एक साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना आना शुरू करेंगे, मतलब ज्यादा करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर में इतना एक्सेलरेशन काम करेगा जब हम बाहर से वोल्टेज कनेक्ट करेंगे। समझ में आया? ओके। अब यहां से हमने एक चीज सीखा कि सभी इलेक्ट्रॉन जो है एक नया वेलोसिटी के साथ में मूव करने वाला है, क्योंकि ये जो तुम्हारा एक्सटर्नल फील्ड है सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा है, जिसके कारण एक न्यू वेलोसिटी वो लोग गेन करने वाले हैं। अब वो न्यू वेलोसिटी का सभी मिला मोली करके एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज दिमाग में आ गया, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ये होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, ये तुम्हारा 3 मार्क में क्वेश्चंस बोर्ड में बनते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? नेक्स्ट हेडिंग हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसके लिए तुमको बोलेगा कि नहीं एक एक्सप्रेशन प्रूव करो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन का मिला मोली के एक एवरेज वेलोसिटी लेने वाले हैं, है ना, विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। जब हम इसको क्या करेंगे, कंडक्टर को एक एक्सटर्नल सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो जितना एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अपना अपना हिसाब से मूव करेगा, क्योंकि वो पहले भी अपना हिसाब से थर्मली मूव कर रहा था, तो हमने जैसा कनेक्ट किया तो उन लोगों का एक्सेलरेशन काम किया अपना अपना, जो इधर आ रहा था खुशी खुशी इधर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है इधर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहे, जो इधर ऑलरेडी आ रहा था अभी इधर आएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे थे थर्मल स्टार्टिंग में वो भी टर्निंग लेके इधर आना शुरू करेंगे। मतलब हर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर में फोर्स, सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स काम करेगा, और वो फोर्स के कारण क्या होगा, एक्सेलरेशन जनरेट होगा और एक साइड में आना शुरू करेंगे। ठीक बात है। तो अब सिचुएशन ये है कि एक न्यू वेलोसिटी के साथ में जब हम बाहर से सेल कनेक्ट करेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन एक न्यू वेलोसिटी के साथ में मूव करेगा। थर्मल वेलोसिटी अब नहीं रहा, अब एक नया वेलोसिटी इसने गेन कर दिया है, और वो वेलोसिटी को हमने बोलने वाला सभी इलेक्ट्रॉन का टोटल मिला बोले के जो एवरेज वेलोसिटी आएगा दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ड्रिफ्टेड मतलब एक टाइप का टकरा के मूवमेंट, समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल।
सेल का पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जितना वेलोसिटी से एक एवरेज वेलोसिटी, मतलब सभी का अपना अपना रहेगा इलेक्ट्रॉन का, सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन का अपना अपना वेलोसिटी रहा होगा, लेकिन हम सबका मिला मिली के एक एवरेज बोलने वाले हैं। तो सभी का एवरेज वेलोसिटी जितना जितना वेलोसिटी से सभी इलेक्ट्रॉन लोग एक पॉजिटिव साइड की तरफ खिंचा रहे होते हैं, ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, वही एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम एक काम करते हैं, एक्सप्रेशन निकालते हैं। क्या होता है ड्रिफ्ट एक्सप्रेशन? एकदम आसान है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो डेरिवेशंस में पहले हेडिंग लिखा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। जब हम सेल कनेक्ट कर देंगे, जितना वेलोसिटी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन को खिंचाएंगे, वही एवरेज सभी का मिला, सभी इलेक्ट्रॉन को मिला मिलकर एक एवरेज वेलोसिटी लेंगे, वही एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका डिराइव करने के लिए सबसे पहले लेट डेरिवेशन में भेज दूंगा, फिर एक बार समझ लो। लेट U1, U2, U3, U4, U5 डॉट 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 UN आर द थर्मल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सभी का मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसका इनिशियल वेलोसिटी U1, इनिशियल मतलब जो थर्मल वेलोसिटी था उसके पास में, U2 दूसरा एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, U3 तीसरा एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, वैसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सभी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी को मैंने इनिशियल वेलोसिटी को लिख दिया हूं। ओके, बट वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी सभी का यदि मैं ऐड करके, है ना, सभी को ऐड करके एवरेज मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय n यदि कर दो तो कितना रहेगा? डेफिनेटली 0 होने वाला है। तो स्टार्टिंग में लिखेंगे लेट U1, U2, U3 डॉट UN आर द वेलोसिटीज ऑफ थर्मल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। ठीक है, बिफोर कनेक्टिंग द सेल। सेल हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, सेल कनेक्शन से पहले ये सब उसका वेलोसिटी हुआ करते थे। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? तो एवरेज सबको मिला देने से 0, क्योंकि एवरेजली वो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा है, उधर ही रह रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया 0। ये एक इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ओके, ये बिफोर कनेक्शन द सेल। अब जब आफ्टर कनेक्टिंग द सेल, व्हेन वी कनेक्ट द सेल, जैसे हम सेल कनेक्ट करेंगे, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद में हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स काम करेंगे, एंड दैट फोर्स must be equals to mass of the electron into acceleration of the electron equals to minus of E into capital। याद आ रहा है, अभी निकाला था पिछले बार में। तो E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि यहाँ पे बन रहा है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है V/L के बराबर भी होता है, एनी डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, हम इसको इससे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ E कैपिटल E डिवाइडेड बाय m, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन में इतना अमाउंट का एक्सेलरेशन काम करने वाला है। तो इनिशियल वेलोसिटी ये हुआ करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव से फोर्स काम किया हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, और उसमें इतना अमाउंट का एक्सेलरेशन जनरेट हुआ। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी U1 हुआ करता था, जो पहला इलेक्ट्रॉन जिसका वेलोसिटी U1 हुआ करता था, समझ में आ रहा है, वो अभी एक न्यू वेलोसिटी से जाने वाला है, और वो वेलोसिटी हो गया तुम्हारा क्या, दैट इज मान लो उसका वेलोसिटी मान लेते हैं V1। जिसका वेलोसिटी U1 हुआ करता था, अब नया वेलोसिटी उसका V1 हो गया। जिसका वेलोसिटी U2 हुआ था, नया वेलोसिटी V2। नया वेलोसिटी क्यों आ रहा है? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नया एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी बदलेगा ही बदलेगा। ओके, उसके बाद जो जिसका वेलोसिटी U3 था उसका वेलोसिटी V3 हो गया, और जिसका वेलोसिटी V4 था U4 था V4 हो गया, एंड जिसका वेलोसिटी UN था सॉरी, उसका वेलोसिटी VN हो गया। ये जो न्यू वेलोसिटी का एवरेज होता है, उसी वेलोसिटी का एवरेज को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम ये न्यू वेलोसिटी पता लगाना पड़ेगा। तो पहले V1 कैसा निकालेंगे? हम जानते हैं जब भी ये पॉजिटिव आयन रहते हैं, तो मेटल के अंदर में ऑलरेडी ये सब पॉजिटिव आयन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यदि यहां से जाकर के, जरा समझो, इलेक्ट्रॉन जब अंदर में मूव करता रहेगा तो यहां से वो मूव करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव में है, तो मूव करते 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 जब तक ये पॉजिटिव आयन में ना टकरा जाए तब तक क्या होगा, वो एक्सेलरेट करता रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जब अंदर में मूव करता है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, यूनिसली वो U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, पहला इलेक्ट्रॉन मान के चलो इस तरफ जा रहा था। जैसा उसमें एक्सेलरेशन काम किया तो डेफिनेटली वो नया, अब उसके पास एक नया वेलोसिटी आने वाला है, और वो नया वेलोसिटी में क्या होगा, उसका वेलोसिटी बढ़ भी सकता है। नॉर्मली जब वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा देखना पड़ेगा। यदि मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा था, समझो इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जा रहा था तो फोर्स तो उसको इस तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके वेलोसिटी घटने वाला है। सिमिलरली यदि आगे से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है तो इसको और सुविधा मिलेगा, फोर्स मिलेगा, तो इधर वेलोसिटी और बढ़ जाएगा। तो डेट विल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग सिचुएशन बनेगा।
लेकिन मान लेते हैं हम, यदि इनिशियल वेलोसिटी मान ले हमारे पास में जिसका वेलोसिटी u1 था, वो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, न्यू वेलोसिटी हो गया v1। और जब तक ये टकरा ना जाए तब तक तुम्हारा क्या होगा, वो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था, जब तक वो मूवमेंट करता रहेगा कोलिजन से पहले तक वो क्या करता है, वो लीनियर है ना, वो लीनियर पाथ ही फॉलो करता है। यदि वो लीनियर पाथ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब समझ जाना, हम चाहे तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। लीनियर पाथ जब तक कोलाइड ना करे तब तक लीनियर पाथ, ठीक है। अब जब कोलाइड कर जाएगा ना, टक्कर कर जाएगा, तो पाथ उसका चेंज हो जाने वाला है। तो जब तक कोलाइड ना, लीनियर पाथ मतलब लीनियर इक्वेशन लगाया जा सकता है। तो लीनियर इक्वेशन में मोशन क्या होता है, v1 b इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इंटू टी। तो v1 इक्वल टू u1 प्लस a इंटू t1। जो टाइम होता है उस टाइम को मैं बोला था प्रीवियस वीडियो में रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलैक्सेशन टाइम? यहां से यहां तक जब तक मूव कर रहा होता है तब तक वो क्या नहीं, कोलाइड नहीं कर रहा है। मतलब यदि कोलाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम समझ जाना वहां पे लीनियरली पाथ मूव कर रहा है, लीनियरली पाथ मूव करेगा और उसमें हम लीनियर मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। और दूसरा चीज ये हो गया, टकरा नहीं रहा है, मतलब उस टाइम तक को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे टाइम के बदले में रिलैक्सेशन टाइम का यूज करोगे, क्योंकि जब तक वो टकराएगा नहीं तब तक वो लीनियर पाथ रहेगा, तभी तक मैं इक्वेशन लगा सकता हूं। तो v1 इक्वल टू u1 प्लस a इंटू टाउ1। सिमिलर नेक्स्ट का वेलोसिटी v2 इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस a टाउ2, ठीक है। v3 इक्वल टू u3 प्लस a, ठीक है, टाउ3। इस तरह से v4 और सभी का मैं क्या करना, v4 u4 प्लस a टाउ4 और डॉट 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 में vn तक का लिख देता हूं, ठीक। vn तो vn इक्वल टू कितना हो जाएगा, un प्लस a टाउ n। मतलब हम ये काम करने वाले हैं कि हर इलेक्ट्रॉन जब वो मूव करेगा तो जब तक कोलाइड ना करे तब तक वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया, जब तक एक बार कोलाइड करके फिर आगे बढ़ते रहेगा, जब तक दूसरे बार कोलाइड ना कर जाए, उस टू कोलिजन के बीच में वो क्या करने वाला है, एक लीनियर पाथ को फॉलो करने वाला है। और लीनियर पाथ फॉलो किया था, इसलिए मैंने क्या किया था, लीनियर इक्वेशन मोशन का लगाया था मैंने। सिमिलरली यहां से लेकर के जब तक कोलाइड ना कर जाए तभी तक उसका वेलोसिटी बढ़ता है, क्योंकि उस समय एक्सेलरेशन काम कर रहा है और उसके कारण क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली जब वो एक बार कोलाइड हो गया, फर्दर वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। जब तक कोलाइड ना कर जाए तब तक फर्दर एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन कारण उसका वेलोसिटी बढ़ते रहेगा। इसीलिए मैंने जो नया वेलोसिटी आफ्टर कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड या सोर्स या वोल्टेज, हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, आफ्टर कनेक्टिंग द पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या किया हुआ है, जो फाइनल वेलोसिटी, मतलब पहले तो थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, फिर इलेक्ट्रिक जो हमने सेल कनेक्ट किया था, इसके कारण से एक न्यू वेलोसिटी उन्होंने गेन किया और वो न्यू वेलोसिटी मैंने इस लिख दिया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन ने क्या बोला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, विच आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या सेल्स। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जितना वेलोसिटी से सभी का सभी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उन लोगों का एवरेज को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vt इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। तो सभी वेलोसिटी को एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी वेलोसिटीज को ऐड कर देते हैं। v1 वेलोसिटी पहले u1 था, जिसका वेलोसिटी v1 हो चुका है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस हम n नंबर जो इलेक्ट्रॉन तक का वेलोसिटी हमने निकाल रखा हुआ है आफ्टर कनेक्टिंग द सेल डिवाइडेड बाय n कर देंगे, तो सभी मिला मिल के एक एवरेज वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। v1 v2 v3 सबका वैल्यूज को यदि मैं यहाँ पे पुट कर दूं, पुट करने के बाद में देखो v1 की जगह मैं लिख सकता हूँ u1 प्लस a टाउ1, ठीक है। सिमिलरली v2 की जगह में u2 प्लस a, ठीक है, टाउ2। टाउ तो समझ में आ गया ना, टाउ मतलब जब तक कोलाइड नहीं करेगा तभी तक तो मतलब लीनियर पाथ फॉलो करेगा ना, तो उस समय का टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन टकराया है, फर्दर दूसरे बार टकराने तक वो तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, और उसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट है, कोलाइड ना करे तभी तक एक्सेलरेशन बढ़ता है। तो उसी टाइम तक को हमने क्या किया, न्यू वेलोसिटी हमने निकाला हुआ है, मतलब क्योंकि उसी टाइम तक ही उसका वेलोसिटी बढ़ रहा था, ठीक है। उसके बाद में a टाउ2, सिमिलरली v3 की जगह में u3 प्लस a टाउ3, ठीक है।
प्लस डॉट 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 बी एन की जगह में यू एन प्लस ए टाउ एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। ओके, दिखाई पड़ रहा है तो ओके, एक काम करो, u1 प्लस u2 प्लस u3 सबको एक साइड ले आओ, ए टाउ 1 ए टाउ 2 ए टाउ 3 सबको एक साइड ले आओ। तो मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, प्लस un, है ना, ये को एक साइड रख रहा हूँ, प्लस बाकी रिमेनिंग को एक साइड में। ए देखो सबसे कॉमन है, ए टाउ 1 ए टाउ 2 सब में कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये कॉमन निकाल दिया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ एन, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एन था। तो मैं ये एन को इसके साथ भी ले जाता हूँ, ये एन को इसके साथ भी ले जाता हूँ, क्योंकि दो क्वांटिटी है उसको सेपरेट करने में, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है तो ठीक है, इसको अलग अलग हम कर सकते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, ये चीज तो हमने ऑलरेडी निकाला था, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un, थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी बिफोर कनेक्टिंग द सेल, डेफिनेटली क्या होने वाला, टोटल मिला के ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा, ये तो फिक्स्ड है सबके लिए, कांस्टेंट उसके लिए बाहर निकाल दिया था। अब बच गया टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस एक टाइम का एवरेज है, तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं टाउ, दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब यहां पे एक एक्सप्रेशन डेवलप हुआ, दैट इज यहां पे लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, यहां पे एक एक्सप्रेशन डेवलप हुआ, दैट इज वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ए इंटू टाउ, ए वेक्टर इंटू टाउ। ये टाउ इज द एवरेज ऑफ, है ना, ऑल रिलैक्सेशन टाइम, सारे रिलैक्सेशन टाइम का एक एवरेज है। तो हमारा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने बना लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ, हर एक का जो रिलैक्सेशन टाइम है उन लोगों का एवरेज। अब एक काम करते हैं, एक ही जगह में हम एक वैल्यू को डाल सकते हैं, ठीक है, तो ए का वैल्यू डाल दिए तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ई कैपिटल ई, है ना, बाय एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ, तो वी डी इक्वल्स टू, एनसीईआरटी में इतना दे के रखा हुआ है, यदि हम इसको चाहें तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो वी डी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई बाय एम इंटू टाउ। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, यदि मैं इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, ये सबको यदि मैं पुट, मतलब सारा वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर दिया जाए, तो सारा एक्सप्रेशन रूम टेम्परेचर में एक गिवन कंडीशन में यदि रखा जाए, तो हमको देखने को मिलता है, रिलैक्सेशन टाइम का भी बता रखा था, करीबन 10⁻⁻14 सेकेंड। ये मतलब यहाँ से कोलाइड, यहाँ से कोलिजन के बीच में खाली बहुत ही स्मॉल टाइम लेता है, तो बहुत स्मॉल टाइम के लिए ही वो एक्सिलरेट होता है। फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कैटायन और ये कैटायन के बीच में वो कोलिजन करता है, और ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। पहला चीज हो गया करीबन 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, और दूसरा चीज ये हो गया कि उसको टकराने के लिए मात्रा, थर्मल वेलोसिटी तो आगे से रहता ही रहता है, खाली जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण से कुछ डेविएट हुआ है। तो याद रखना, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप्ड हुआ है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वेलोसिटी, नया वेलोसिटी गेन कर रहा है, उसको वेलोसिटी गेन करने के लिए एकदम कम समय मिल रहा है। मतलब वो टाउ, मतलब करीबन 10⁻⁻14 सेकंड के आसपास में टाइम मिल रहा है उसको एक्सेलरेट करने के लिए। मतलब मान ली यहाँ पे टकराया, एक इलेक्ट्रॉन आके टकराया, उसके बाद फर्दर वो स्ट्रेट पाथ मूव करेगा। कब तक मूव करेगा, एक रिलैक्सेशन टाइम तक वो मूव करेगा, लीनियर पाथ में मूव करेगा, एकदम स्मॉल डिस्टेंस, एकदम स्मॉल टाइम के लिए जा रहा है, तो वेलोसिटी भी बहुत स्मॉल गेन करने वाला है ना। तो यहां से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, ठीक है। तुम यदि सारा एक्सप्रेशन पुट कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करीबन उसका एवरेज वेलोसिटी आता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, ये उसका एवरेज वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब जब हम सारे वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं, एक गिवन यूनिट ले लेता हूं सारा वैल्यू को, सब वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में करीबन 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड का ये वैल्यूज आते हैं। मतलब कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी जाते हैं, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना के बराबर है। तुम इमेजिनेशन कर लो, थर्मल वेलोसिटी कहाँ 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब 100 किलोमीटर पर सेकेंड का रफ्तार था, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो हमने बाहर सेल कनेक्ट रखा हुआ है, उसके द्वारा मात्र एकदम ना के बराबर वेलोसिटी इसमें डेवलप हो रहा है, और ना के बराबर वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, एकदम ना के बराबर। 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड मतलब
कुछ मिलीमीटर पर सेकंड का रफ्तार ये कवर कर रहा है, मतलब एकदम बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी ये होता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया? ये एक्सप्रेशन को फाइनली याद कर सकते हो। यदि तुम चाहो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो। ई का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है माइनस ऑफ वी बाई एल, याद करो माइनस ऑफ वी बाई एल भी होता है, तो मैं डाल सकता हूँ उसकी जगह में, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई वी बाय एम एल इंटू टाउ, ये एक्सप्रेशन भी हम फाइनली कर सकते हैं। ई वी बाई एम एल मतलब ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रखा है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टाउ हो गया रिलेक्सेशन टाइम पीरियड। यदि सारा वैल्यू को मैं 1 जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे डाल देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, बी 1 वोल्ट ले लेते हैं मान के चलो, लेंथ 1 मीटर ले लेता हूँ, मास का वैल्यू डाल देता हूँ, सारा वैल्यू डाल दोगे ना तो तुमको ये वैल्यू अप्रॉक्स मिलेगा, जो कि एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू होता है। और इतना छोटा वेलोसिटी से ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जब हम क्या करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं, बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट। क्लियर हुआ पूरा? तुम खाली कंफ्यूज मत होना ये सब चीज में, मैं जितना डिटेल में समझाया हूँ उसको पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ है, ठीक है। पर डिटेल कंसेप्ट है, उसको तुम ये तुम्हारा बोर्ड लेवल में क्वेश्चंस आते हैं, इसको तुम देख सकते हो। और बाकी जितना कंसेप्ट बताया है तुमको कंपटीशन फेस करने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का।